अभय दुबे, ये अंतरिम फैसला आया, अंतिम आ जाता तो ज्यादा बेहतर नहीं होता क्या? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। उसने समय भी लगाया अंतरिम फैसला देने में, और अभी भी गुंजाइश छोड़ी हुई है कि वो अपने इस फैसले को में भी कोई संशोधन करे अंतिम फैसले में। लेकिन अभी जो फैसला आया है, मेरी निगाह में मुझे लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो वक्फ संशोधन कानून बना था, वो कहीं मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के हनन का कानून न बन जाए। इसलिए उसने वो सारे पहलू उसके अंदर से निकालने या उन्हें रोकने या उन्हें सीमित करने की कोशिश की है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि उन्होंने फूंक फूंक के कदम जरूर उठाया है, लेकिन एक सीमा तक वो इस कानून को बिना खारिज किए हुए इस स्थिति में लाने में तो कामयाब हुए हैं कि ये मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के हनन का कानून न बन जाए। अब अंतिम फैसला क्या होगा, ये तो मैं कोई भी नहीं बता सकता। एक बैलेंसिंग बात मैं एक्ट भी जरूर हो रही कहूंगा है क्या अभय भाई? जी। बैलेंसिंग एक्ट भी हो रही है, अंतरिम फैसला अंतिम हाँ, आएगा क्या बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद? बैलेंसिंग एक्ट तो है ही, निश्चित रूप से है, वो तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा संदीप जी, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं, आपके मंच पर भी मैंने कहा है कि लोकतंत्र की क्वालिटी सुधारने के लिए या अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए और दूसरे कुछ इस तरह के काम करने के लिए अगर हम लोग अपने सारे अंडे सुप्रीम कोर्ट की टोकरी में रखना शुरू कर देंगे, तो फिर हमें एक ना एक दिन इसमें काफी निराशा भी हो सकती है। टोकरी किसी दिन किसी मसले में गिर पड़ी, सारे अंडे टूट जाएंगे। दरअसल इन मसलों को वो तय करने की या उनको थ्रेश आउट करने की जगह जो है वो सार्वजनिक जीवन में होनी चाहिए, पॉलिटिकल एक्शन के जरिए। और वक्फ बोर्ड का मसला ऐसा है कि इसके ऊपर पॉलिटिकल एक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। अगर इस पर पॉलिटिकल एक्शन होगा तो फिर समाज में और विकृतियां फैलेंगी और बहुत ज्यादा सांप्रदायिक राजनीति आग आग पकड़ लेगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करना पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे भाई 5 साल से आप मुसलमान थे या नहीं थे, प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे या नहीं, अभी राज्य सरकारें इस बात को लेकर कानून बनाएंगी। अब इस बात को पकड़ा हुआ है, वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ये बात कह रहे हैं, कई लोग आज ये बात कहते सुनाई दिए हैं। तो अभी अभी तो शको शुबा, वो संशय जो है वो कायम है क्या? बिल्कुल है कायम, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक कोशिश है। अंतिम फैसले में ये होगा तय कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। मैं नहीं कुछ कह सकता कैसा फैसला होगा, लेकिन यहां से एक सुराग दिखाई पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का सोच क्या है? सुप्रीम कोर्ट का सोच यह है कि वक्फ कानून में संशोधन भी हो और मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता सीमित भी न की जाए। और इसमें जो बात सुरेंद्र राजपूत दोहराते दिखाई दिए कि जेपीसी में जो डिसेंट नोट थे वो तो संलग्न भी नहीं किए गए, पहले बाद में हुए, नहीं, वो तो बिल्कुल वो सुरेंद्र जी ने बिल्कुल आपत्तियां ठीक कहा। अब उनका संज्ञान दरअसल सुप्रीम कोर्ट लेता दिखाई दे रहा है, जिन्हें तो सरकार नजरअंदाज कर रही थी। सु, सुरेंद्र जी ने बिल्कुल ठीक कहा। वो तमाम डिसेंट नोट्स में क्या लिखा हुआ था उस वक्त प्रकाशित हुआ था, और मेरी वो जानकारी में है, उसमें यही सब मांगें उठाई गई थी। लोगों को उम्मीद ये थी कि इन सब मांगों की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट इस कानून को ही खारिज कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उन मांगों की जो भावना थी, वो जो शब्द थे, काफी कुछ इस सीमित फैसले में दिखाई पड़ते हैं। पर आदेश रावल जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि देख लीजिएगा, कानून के नियम केंद्र सरकार ही बनाएगी, बात घूमकर क्या वहीं जाएगी, या बाल की खाल निकाल रहे हैं? अभी भी कहीं ना कहीं एतबार करने को देश की संस्थाओं पर असदुद्दीन ओवैसी भी तैयार नहीं दिख रहे। नहीं, देखिए, विपक्ष तो बार बार ये बात कहता ही है कि हम इस बात को लेकर राजी नहीं है कि तमाम इंस्टीट्यूशन जो है वो फ्री हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देना चाहता हूँ, वो इसलिए कि पहली बार मैं ऐसा अंतरिम फैसला देख रहा हूँ कि जिसमें सत्ता भी राजी, विपक्ष भी राजी, दोनों तरफ पटाखे फूट रहे हैं, दोनों तरफ लड्डू बट रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि कौन जीता और कौन हारा है। संदीप जी, इस बिल की मंशा को समझिए। इस बिल की मंशा में ना मुझे राजनीति दिखाई देती है। वो राजनीति ये है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, हिंदू अपीजमेंट, वो साफ साफ दिखाई देती है। और उसमें एक मैसेज ये है कि देखिए कैसे जो मुसलमानों की ज़मीन थी उसको भी सरकार ने जो है वो अपने अधीन कर लिया, और वो उस हिसाब से उसमें फैसला करेंगे। अब ये बिल जब जेपीसी को भेजा गया था,
इसके पीछे की मुख्य वजह ये थी क्योंकि ये सरकार एनडीए की थी और उसमें दबाव था नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का, क्योंकि उन दोनों का जो वोट बैंक था वो मुस्लिम वोट बैंक था, इसलिए जेपीसी गया था। फरवरी में जब डिसेंट नोट्स आए विपक्षी पार्टियों के, उसे सरकार ने शामिल नहीं किया गया और उसके बाद खड़गे साहब ने सदन के अंदर ये कहा था कि आप उनके मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रहे हो, यानी डेमोक्रेटिक राइट से छीन लिए जा रहे हैं। बेसिकली क्या है कि दोनों तरफ राजनीति हो रही है, दोनों तरफ से सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी अपने अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहा है। अब आपने अभिजीत से पूछा था कि क्या इसका अंतिम फैसला विधानसभा चुनाव के बाद आएगा। दरअसल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, मुझे ऐसा लगता है कि इसका सीधा असर इस फैसले का बिहार के विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा और हो सकता है कि बाद में ना आए, इसका जो अंतिम फैसला है वो पहले आ जाए, इसकी संभावना मुझे ज्यादा लगती है। पहले आ जाए ये क्योंकि जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में कि हमें किसी भी जी पहले आ जाए संभावना ज्यादा है, क्योंकि जिस आदेश को 4 महीने से आपने रिजर्व रखा हुआ था वो आज आपने अंतरिम के रूप में पेश किया है और एक ऐसा फैसला दिया कि जिसमें सब लोग जीते हैं, हिंदुस्तान की सारी पार्टियां जीत गई, सबके अपने अपने वोट बैंक एड्रेस हो गए। और आज भी वो ये कि कानून पर स्टे से इनकार, फजीयत से बची सरकार, पर अगर ये अंतरिम आदेश अंतिम आदेश में तब्दील होता है, 3 विवादित बल्कि मैं कहूँ 5 विवादित जो कानून में प्रावधान थे उन पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर वो अंतिम रोक में तब्दील हुई तो सरकार की तो फजीयत होगी फिर। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन सरकार को यह भी देखना पड़ेगा कि उनके अलाइज कौन कौन है और किन किन के पहिए पे सरकार चल रही है। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सरकार ऐसी है जिसने कभी भी अपने फैसले वापस नहीं किए, लेकिन इस पिछले 1 साल में आप देख लीजिए कि वक्फ बिल को इन्होंने जेपीसी को भेजा, लेटरल एंट्री को कैंसिल किया, ब्रॉडकास्ट बिल को विड्रॉ किया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को वापस लिया गया। तो ये सब एक सिंबॉलिक है कि जब आपके पास 303 सीट थी तो आपके जुबान पे जेपीसी का नाम भी नहीं आता था, और आज जब आपके पास 240 सीटें हैं और आप एनडीए की सरकार है और वो नीतीश कुमार और नायडू साहब के पहियों पे चल रही है, तो आपको सोचना पड़ता है अपने एलाइज के बारे में भी। तो जो आपका मेन सवाल था वो ये था कि क्या अंतिम आदेश कब आएगा, विधानसभा चुनाव के बाद आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि पहले आ जाएगा, और उसमें जैसा मैंने कहा कि इस बिल के पीछे एक राजनीतिक मकसद है, उसकी मंशा साफ साफ है और दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, अपने अपने वोट बैंक को एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। और एक बार फिर मैं कहूंगा कि इस बिल के अंदर ज्यादा जो दिखाई देता है वो हिंदू अपीजमेंट है। जैसा धारा 370 के वक्त हुआ था, एक संदेश गया था कि अब हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर जाके जमीन परचेज कर सकता है, क्या हुआ उसका? ऐसा ही इसमें है कि देखो मुसलमानों की जो जमीन थी उसको हमने छीन लिया, अब उसको हमारे राज्य का डीएम या बाकी जो जिनके चुंगल में वो जमीनें हैं महंगी हैं। दूसरा क्या, आप एक बात और समझिए, एजुकेशन रोक लगा दी ना, डीएम नहीं तय कर सकता इन वक्फ के अधीन जो आते हैं, डीएम तय नहीं कर पाएगा, एक ही लगाई ना। हाँ संदीप जी, मुसलमानों की वक्फ का जो जमीन है, ये जो मकसद है ना, ये उनके वजूद का मामला है पूरा का पूरा। जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इन जमीनों के ऊपर, वो उनको आप समझिए बेसिकली जो इनके मेजर राइट्स हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि वजूद जो है वो खतरे में है, इसीलिए इतनी ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला है जिसमें आज सब लोग जीते हैं, जिसमें सब लोग जीते हैं। और सरकार के ऊपर भी बीजेपी पर घटकों का दबाव है, उसके चलते ये अंतरिम जो आदेश आया है यही अंतिम आदेश में भी तब्दील होता दिखेगा। थोड़ी राहत मिलेगी तो खुशी रहेगी मुस्लिम खेमे में भी, और इधर बीजेपी वाले भी अपनी तालियां बजाएंगे कि हमारा काम भी हो गया। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।